प्यारे बच्चों, आज हम आपको हुमायूं के जीवन इतिहास के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक मेमोराइज करवाने की कोशिश करेंगे, याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हुमायूं का जीवन इतिहास। आप जानते हैं हुमायूं कौन था? ये बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। तो बाबर का ये बड़ा वाला बेटा, बाबर का जब मृत्यु हुआ उसके दूसरे दिन यानी एक दिन के बाद ये हुमायूं जो है राजगद्दी पे बैठ गया। तो कब बैठा? देखिए, इसका पूरा नाम क्या था हुमायूं का? नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं। तो ठीक है, हुमायूं नाम से ही वो पॉपुलर है। गद्दी पे कब बैठा? 1530 में। और 1530 में बाबर मरा था। 26 दिसंबर को बाबर मरा था और 29 दिसंबर को इसकी ताजपोशी दिल्ली की गद्दी पे हो गई थी। लेकिन डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में डेटों में कंफ्यूजन होती है, और सन इंपॉर्टेंट है। तो सन देखिए 1533। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि एक बार याद करिए तो ये हमेशा बना रहे। तो इसको याद करने के लिए देखिए हुमायूं, तो हुमायूं को जैसे हम बाबर के बाद पहले बताए हैं हुमायूं, तो ये कर दिए हे माई, यानी हुमायूं जो है हर काम के लिए हे माई चिल्लाता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया हुमायूं। ठीक। अब देखिए क्या है, जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो फिर बुलाया हे माई। तो माई ने उसको एक बात कही। क्या कही? यहां लिखा 15 और यहां लिखा 30, 1530। तो 15 देखिए 15, तो इसमें से हमने निकाला पंडित, और 30 से निकाला 30 से निकाला 23। यानी ऐसे सोचिए, एक कल्पना है कि उसकी मां ने कहा कि बेटा गद्दी पे बैठ गए हो, लेकिन कभी पंडितों से तैस मत करना। तैस से 30 से 30, और पन से 15, पन से पंडित। अब आपको हमेशा ये, अगर ये बात दिमाग में बैठ गई तो हुमायूं का जन्म तिथि कभी नहीं भूलेगा। इसका राजगद्दी कब बैठा, किस दिन में, ये कभी नहीं भूलेगा। हुमायूं हे माई चिल्लाता था, तो माई ने कहा 15 पंडित और 23। और संजोग से देखिए 23 साल की अवस्था में ये गद्दी पे बैठा था, 23 वर्ष की अवस्था में। तो 23 इसमें भी ता अवस्था है, 30 इसमें भी तासा है। तो इस तरीके से 1530 में ये गद्दी पे बैठा। इसके बाद क्या हुआ, जब ये गद्दी पे बैठा तो बाबर ने पहले ही कह दिया था कि 4 भाई हैं, जिसमें से एक सौतेला भाई भी था कामरान। तो ये कहा, बाबर ने पहले ही कह दिया था कि राज्य का बंटवारा कर देना, जिससे चारों भाई अलग अलग क्षेत्र ले लो। तो इसने क्या किया, चारों भाई को पूरे अपना जो राज्य था पूरे उसको क्षेत्रों को बांट दिया। किसी को, कामरान को कंधार और काबुल दे दिया, असगरी को संभल दे दिया, है ना। और एक भाई और था, उसको हिंदाल भाई था, उसको दूसरी जगह भेज दिया। इस तरीके से अलग अलग पूरे देश के जो राज्य का उस शासन का बंटवारा अपने चारों भाइयों में कर दिया। तो ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसने एक नगर की, दिल्ली के पास, दिल्ली के ही नजदीक
एक नगर की स्थापना की थी। इसका नाम रखा था दीन पनाह नगर, दीन पनाह नगर। तो देखिए, अब आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हुमायूं, हे माई, तो माँ के नाम पे माँ को आशीर्वाद मिले तो उसने एक नगर बसाया जिसमें दीन लोग होते हैं, मतलब गरीब वगैरह सब जाके उस नगर में रह सकते हैं। तो जो दीन है तो दीन का पनाह यानी दीन पनाह नगर स्थापित कर दिया। ठीक, 2 प्रमुख युद्ध इसने लड़े और दोनों युद्धों में, उन दोनों युद्धों में हार हुई। देखिए, जो मुख्य 2 युद्ध इसने लड़े जिसमें ये हारा हुमायूं, वो था पहला चौसा का युद्ध और दूसरा था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। एक चौसा का युद्ध, दूसरा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और संजोग देखिए, दोनों युद्धों को किससे लड़ा? शेर खां, शेर खां नामक एक शासक था, इसी से इसका युद्ध हुआ। बाद में ये शेर खां जो है शेर शाह के नाम से गद्दी पे बैठा था। तो शेर शाह के बारे में, शेर खां के बारे में बाद में बताएंगे। आपको सिर्फ एक चीज जाननी है कि चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया और शेर खान से लड़ा और हुमायूं हार गया। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, इसको ऐसे सोचिए कि जब ये दिल्ली की सल्तनत पे बैठा तो अपने भाई, दिल्ली की गद्दी पे कोई बैठेगा तो अपने आप को शक्तिशाली समझेगा। तो इसको खबर मिली कि एक राजा है, एक शासक है जो अपने आप को शेर समझता है, शेर खां, इसका नाम है शेर खान, यानी शेर को भी मार देता है, शेर खां इसका नाम पड़ गया। आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि ये शेर का शिकार कर लेता था, शेर से लड़ जाता था, इसलिए इसका नाम शेर खान पड़ गया। तो कहा शेर से लड़ जाता है, इतना शक्तिशाली है। तो हुमायूं कहा चलो अब इसको हराता हूं। बस गया तो चौसा का युद्ध, देखिए चौसा का युद्ध, इसको कर लीजिए चौड़ा होके, यानी सीना चौड़ा करके ये पहुंचा, चलो शेर खान को देखता हूं, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का शासक था, अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता था। बस ये चौड़ा होके यानी सीना तान के गया तो चौसा का युद्ध चौड़ा होके लड़ा। और जब वहां गया बस शेर खान जो है भिड़ा, तो शेर खान पटक पटक के उसको मारा, इतना मारा कि ये भाग नहीं पाया। कैसो बचते बजाते गंगा नदी पार करके जान बचाई, भाग गया। तो ऐसे करिए कि चौड़ा होके गया शेर खान के सामने, तो शेर खान उसको मारने लगा और दौड़ा लिया। तो जान बचा के भागा तो कहां भाग गया? एक बिल में भाग गया। बिल तो बिलग्राम का युद्ध। तो जब बिल में भागा, बिलग्राम का युद्ध हुआ, शेर खान वहां भी पीछे पीछे दौड़ा पहुंचा, फिर वहां भी उसको पटक पटक मारने लगा। बस इसके हार के बाद ये भाग गया सिंध, और सिंध से फिर ईरान भाग गया, और 12 से 15, कहीं 15 वर्ष लिखा, कहीं 12 वर्ष निर्वासित जीवन इसने बिताया, निर्वासित जीवन बिताया। तो आप कह सकते हैं कि चौड़ा होके गया था शेर को मारने, और शेर ने दौड़ा लिया उसको, तो भाग के छिप गया एक बिल में, वहां भी दौड़ाया, तब निकल के वो भाग गया सिंध पंजाब, और 15 सालों तक वो दिखाई नहीं पड़ा। तो जब ये भाग गया तो निर्वासित जीवन जी रहा था, तो सिंध में तो एक जो है आध्यात्मिक गुरु थे ईरानी, एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी पुत्री थी हमीदन बेगम, हमीदन बेगम। इनसे निकाह कर लिया, इनसे निकाह किया, और बाद में
इसी का पुत्र हमीदन बेगम का पुत्र अकबर पैदा हुआ। अब अकबर के बारे में सब आप लोग नाम भी जानते हैं अकबर का, अकबर की टॉपिक आगे आएगी, लेकिन अकबर किसका पुत्र था? तो हुमायूं और हमीदन बेगम का पुत्र था अकबर। अब आप कैसे याद कर सकते हैं कि हुमायूं और हमीदन? देखिए हुमायूं, इसमें भी हा और मा जुड़ा, हा म हम, और यहाँ जुड़ा है हा मी हमी। तो हम हमी, हुमायूं हम, और उसका निर्वासन में इसका साथ उसकी पत्नी हमी, हमी ने दिया, यानी हम हा मा, यानी हुमायूं हा मा हुमायूं और हा मी हमीदन, हुमायूं और हमीदन की जोड़ी बन गई और इस जोड़ी से अकबर पैदा हो गया। ठीक, इनसे शादी कर लिया। बाद में जब शेरशाह की मृत्यु हो गई, शेरशाह मर गया, यानी शेरशाह का मतलब शेर खान, यही शेर खान बाद में शेरशाह बना। तो इसके मृत्यु के बाद थोड़ा सल्तनत कमजोर पड़ा, तब इसने ईरान के शासकों की मदद से सेना लेके और युद्ध करके पुनः दिल्ली की गद्दी पे ये बैठ गया। मतलब ये व्यक्ति ऐसा था कि दिल्ली के सिंहासन पे बैठा, युद्धों को हारा, उसके बाद फिर से 15 सालों बाद फिर से वो आके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। ये 1555 में बैठ गया था। अब क्या हुआ, इसकी मृत्यु कैसे हुई हुमायूं की? ये 1 जनवरी 1556 को जो दीन पनाह नगर बसाया था, उसी दीन पनाह का एक भवन था, दीन पनाह भवन, उसी की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। तो अब आप कैसे याद कर सकते हैं हुमायूं की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई? तो आप देखिए, बड़े आराम से आप याद क्या कर सकते हैं। 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को हम सब लोग नव वर्ष मनाते हैं, और इस नव वर्ष के दिन लोग छप्पन तो कर लीजिए, छक कर पिया। बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं 1 जनवरी को, न्यू ईयर पे। ये भी कल्पना कीजिए, ये सच्चाई नहीं है, आपको याद करवाने के लिए हम इन स्टोरी को ऐड कराते हैं जिसे दिमाग में बैठ जाए, और यही तो मेमोरी ट्रिक्स है। तो क्या हुआ, कल्पना कीजिए 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है, और हुमायूं जो है ताजा ताजा पुनः दिल्ली की गद्दी पे जीत के बैठा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1 जनवरी को न्यू ईयर आ गया, और ये छक कर पिया, खूब इसने छक कर पी लिया। और पीने के बाद बिल्डिंग के भवन पे गया, और उतरते समय संभल नहीं पाया और लड़खड़ा के सीढ़ियों पे गिर गया। और सीढ़ियों पे गिर गया तो सर में चोट लगी होगी, सर में चोट लगी, मर गया। अब देखिए, इसके बारे में, हुमायूं के बारे में, इसकी बहन एक थी गुलबदन बेगम इसकी बहन थी। इसी ने हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। तो कैसे याद कर सकते हैं इसको? देखिए, हुमायूं नामा की रचना, यहाँ लिखा है गुल, तो उसकी छोटी बहन थी उसकी, तो उसकी बहन जो थी गर्ल थी। बस याद रखिए, आखिर बहन है तो गर्ल ही होगी, लेकिन छोटी थी, कल्पना कीजिए वो छोटी सी थी, लेकिन अपने भैया को याद करके वो बहुत याद करती थी, तो उनके बारे में उसने लिखा। तो जैसे गर्ल कहिएगा, एक छोटी गर्ल थी, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा गुलबदन बेगम। और हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था,
और इसलिए ग्रहों के आधार पे 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बताए थे। प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार हम सरसरी नज़र से इसका पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। कब बैठा गद्दी पे? 1530 में। तो हुमायूं हे माई चिल्लाया। जब गद्दी पे बैठा तो उसकी माई ने क्या कहा? बेटा पंडित से तैस में मत करना। पन से पंडित यानी 15 और तैस मानी 30, यानी 1530 में ये गद्दी पे बैठा। और संजोग से 23 वर्ष की अवस्था थी इसकी, तब 23 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पे बैठा। और फिर इसने अपने चारों भाइयों में राज्य क्षेत्र पूरा हिंदुस्तान का जो सल्तनत पूरा था उसका बंटवारा कर दिया चारों भाइयों में। इसके बाद जो है इसने क्या किया? 2 युद्ध लड़े। पहला क्या है? चौसा का युद्ध लड़ा और दूसरा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, और दोनों के दोनों शेर खान के साथ लड़ा और संजोग से दोनों में वो हारा। और संजोग देखिए 39 में चौसा का युद्ध लड़ा और साल भर के अंदर 40 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। तो पटपटा के 39-40, यही आपको ध्यान में रखना। 39-40 में यह दोनों युद्धों को हारा और शेर खान जीता। जब ये हार गया तो ये भाग खड़ा हुआ, गया सिंध, और सिंध जाके फिर ईरान चला गया शरण में और निर्वासित जीवन जीता रहा। बाद में जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो ईरानियों की मदद से इसने हमला करके दिल्ली सल्तनत पे अफगानियों को भी मारा। फिर कैसो वो अब दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया, पुनः उसको राज्य मिल गया। और जब निर्वासित था उसी समय एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी पुत्री थी। कौन? हमीदन बेगम, जिसको याद कैसे करेंगे? हुमायूं में हा मा हुमायूं और हमीदन में हा मी हमीदन। तो हुमा और हमी दोनों जोड़ी थी जो निर्वासन में भी एक दूसरे के साथ रहे। तो विपत्ति में दोनों साथ साथ रहे, इसलिए उनका पुत्र पैदा हुआ, बहुत महान हुआ अकबर। बाद में अकबर इन्हीं का पुत्र था। अकबर के बारे में बाद में बात होगी। और इसने क्या किया था? एक दीन पनाह नामक नगर बसाया था। तो दीन दुखिया को क्या करना है? पनाह देने के लिए, यानी धर्म के उद्देश्य से उसने एक नगर बसा दिया। और संजोग देखिए उसी दीन पनाह भवन के पुस्तकालय से गिर करके 1 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और हुमायूंनामा की रचना किसने की? इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसी ने हुमायूंनामा की रचना की। और ये पहला शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। तो प्यारे बच्चों, आशा है हुमायूं का जीवन इतिहास, इससे मुख्य चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।